वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी जो किताब है समकालीन विश्व भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 फ्रांस की क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फ्रांस की क्रांति का पीरियड बताएंगे, ड्यूरेशन बताएंगे कि जो ये क्रांति है किस दौरान कितने समय तक रही या चली। 1789 से 1815 1789 से 1815 तक ये क्रांति फ्रांस में चली, या फिर यूँ कह लो कि ये जो दौर है फ्रांस में क्रांति का दौर रहा। तो ये फ्रांस की क्रांति का पार्ट 1 है। बाकी इस चैप्टर्स पे हम और भी लेसन लेके आएंगे। तो आई होप आपको ये लेसन थोड़ा सा आपको समझ में आएगा और आप इससे कुछ सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। आपको इस स्लाइड्स के अंदर अलग अलग तरह के कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है कि हमारे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जो फ्रांस है वो यूरोप जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप है, उसमें आता है। इंडिया आपको पता है एशिया महाद्वीप में है, फिर ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है एंड अंटार्कटिका है। ये सभी कॉन्टिनेंट्स या फिर महाद्वीप को आप जानते हो। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई वो फ्रांस जो कंट्री है वो यूरोप जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें आता है। नेक्स्ट स्लाइड से और आपको इलेबोरेट हो जाएगा। हाँ, अब आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं हम। जो यूरोप कॉन्टिनेंट्स को थोड़ा और हमने जूम किया है ताकि आप फ्रांस कंट्री को ठीक से देख सको। आप देखो स्पेन, दिस इज़ स्पेन, और स्पेन के ऊपर ही फ्रांस है, देन जर्मनी, और ये है आपका ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आप फ्रांस को अच्छे से देख सकोगे। ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक्सपेंडेड मैप है। इसमें आपको फ्रांस क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये जो फ्रांस, इसके नीचे स्पेन है, ये ग्रेट ब्रिटेन है, एंड आपको ऑस्ट्रिया और हंगरी भी हम दिखाते हैं। ये ऑस्ट्रिया है और ये हंगरी है, यानी ऑस्ट्रिया देन जर्मनी देन फ्रांस। तो मुझे लगता है कि फ्रांस को आप मैप में फ्रांस की लोकेशन को अच्छे से आपने देख लिए। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। फ्रांस की क्रांति, इस चैप्टर्स के अंदर हमें क्रांति से पहले का बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, क्रांति के कारण, क्रांति का स्वरूप और फ्रांस में गणतंत्र, नेपोलियन का योगदान, ये जो कंटेंट्स हैं, ये जो टॉपिक्स है इस चैप्टर में, इस स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रांस का बैकग्राउंड या फ्रांस की पृष्ठभूमि, कि फ्रांस में कैसा सिस्टम है, फ्रांस में किस तरह का शासन चलता है। ये तो जैसे आप जानते हो कि भारत है, भारत में आज़ादी से पहले अलग अलग राजवंश या डायनेस्टी ने शासन किया था। जैसे मुग़ल डायनेस्टी थी अंग्रेज़ों से जस्ट बिफोर, ऐसे ही फ्रांस के अंदर एक डायनेस्टी थी, एक राजवंश था जिसको बुर्बो राजवंश कहते थे। उनका शासन था फ्रांस में क्रांति से पहले। अब इस बुर्बो राजवंश के जो किंग थे या राजा थे वो बहुत सारे थे वैसे तो, लेकिन जो मेन आपको पढ़ने हैं या जानना है जिनके बारे में, वो मुख्यतः 3 हैं। इनका नाम लुई से शुरू होता है। लुई 14, लुई 15, लुई 16। जो लुई 14 है ये एक निरंकुश और शक्तिशाली राजा था। शक्तिशाली राजा क्यों था? क्योंकि इसने ज़्यादातर आसपास के जो देश थे उनको अपना कंट्रोल रख रखा था, उनको फ्रांस के राजवंश में मिला रखा था, और वो इतना निरंकुश था कि जो वो कहता था वो वही अपने कंट्री के अंदर करता था। कोई जनता, कोई लोकतंत्र की बात नहीं। उसका एक कोटेशन है फेमस, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। इसका मतलब हो गया कि मैं ही कानून हूँ, मैं ही देश हूँ, जो मैं कहूँगा वही मेरे देश में होगा। उसके बाद लुई 15 आए। लुई 15 एक अयोग्य और विलासिता जीवन जीता था। अयोग्य क्यों? क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं था, बाकी उसने अच्छे युद्ध नहीं किए कि बाकी और देशों से पॉलिटिकल कंट्रोल कर पाता, या इतना अच्छा नहीं था कि अपनी कंट्री के अंदर इकोनॉमी को अच्छे से चला पाता, सोशल सिस्टम अच्छा चला पाता। विलासिता मतलब बहुत कंफर्ट्स लाइफ जीता था, मतलब ज़्यादातर अपना खाना पीना ऐशो आराम में ही अपना टाइम बिताता था। ऐसे ही फिर थे लुई 16। लुई 16 इसलिए फेमस है
क्योंकि इनके दौरान ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब जो लुई 16 था वो भी इतना ज़्यादा हम कहेंगे कि पावरफुल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसकी क्वीन थी रानी मैरी एंटवानेट। ये जो रानी थी मैरी एंटवानेट, ये अपने किंग यानी लुई 16 पर प्रभाव रखती थी, यानी लुई 16 वो ही काम करता था जो रानी उसको कहती थी। आप ये पिक्चर में जो आप ये किंग देख रहे हो, ये लुई 16 की पिक्चर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ये बच्चों, ये जो स्लाइड में जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है रानी मैरी एंटवानेट। ये जो रानी थी ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। आपको मैंने ऑस्ट्रिया कंट्री दिखाई थी जो फ्रांस के पास में ही है, और जैसे फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था, वैसे ही ऑस्ट्रिया में हैक्समबर्ग साम्राज्य का राज था। और ये जो राजकुमारी थी ये इस साम्राज्य की राजकुमारी थी। जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया में बच्चों दुश्मनी हुआ करती थी, कह लो पुरानी कुछ इनके अंदर दुश्मनी चल रही थी, और इससे लुई 16 ने शादी की, इसलिए फ्रांस की जो जनता थी इसको घृणा की दृष्टि से देखती थी, यानी वो इस रानी को पसंद नहीं करते थे। और रानी ये बात जानती थी कि फ्रांस की जो जनता है वो मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए उसने ये बातें अपने माइंड में रखी, जिसका परिणाम हम फ्रांस की क्रांति के दौरान देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई तो वहाँ पे पहले कुछ हालात किस तरह के थे ये आपको समझना होगा। जो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, या यूँ कह लो फाइनेंशियल स्टेटस था, वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त था, यूँ कह लो मतलब डिसेबल था, कि किसी तरह से कोई सिस्टम नहीं चल रहा था। लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से, कीमतों से परेशान थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ रहे थे, लोगों की आर्थिक स्थिति, रोजगार, काम धंधे सब चौपट थे। इसीलिए जो लुई 16 था उसने सोचा कि हम फ्रांस की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है या आर्थिक स्थिति को सही करेंगे, इसलिए उसने 4 तरह के आर्थिक सलाहकार, 4 लोगों को आर्थिक सलाहकार बनाया, जैसे नेकर, तुर्गो, केलोन, लोमनी दाबिने। ये जो नेकर था, तुर्गो था, केलोन, तो ये सब समझ लो वित्त मंत्री हुए थे फ्रांस में लुई 16 के दौरान। इन्होंने अलग अलग समय में कुछ अलग अलग नियम बनाए थे, कानून बनाए थे, ताकि फ्रांस की आर्थिक स्थिति को संभाला जा सके या सुधारा जा सके। ऐसे ही तुर्गो जो था उसने एक सरकारी जो खर्च था या आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो एक बेगार एक टैक्स था। बेगार टैक्स का मतलब ये होता है कि काम करवा लो लेकिन पैसे ना दो। इसका नाम फ्रांस में कोरवी था। कोरवी नाम का एक बेगार टैक्स था कि लोगों से काम करवा लेते थे राजा के महल में या फिर राजा की जो प्रॉपर्टी है उसमें, लेकिन उनको किसी प्रकार का पारिश्रमिक या फिर सैलरी वेजेस नहीं दी जाती थी। और तुर्गों ने इसको ख़त्म कर दिया था, यानी वहाँ की जनता इससे खुश थी। अब लुई 16 ने उसे रानी के कहने पर निकाल दिया, तुर्गों को रानी के कहने पर निकाल दिया। तुर्गो देश हित में काम कर रहा था, लोगों के हित में काम कर रहा था, लेकिन उसको निकाल दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि रानी वहाँ की जनता को पसंद नहीं करती थी, रानी भी। इसलिए उसने सोचा कि ये काम ये क्यों कर रहा है, टैक्स बढ़ाना चाहिए और ये लोगों को इतनी रियायत क्यों दे रहा है। लोमनी दाबिने जब आए उन्होंने नए टैक्स लगाए, अलग अलग तरह के टैक्सेस बढ़ा दिए। पहले ही वहाँ की जनता पर बहुत सारे टैक्सेस थे और लोमनी दाबिने ने और भी टैक्सेस लगा दिए। लेकिन पेरिस की एक पार्लिमा वहाँ पर टैक्स को लागू करने वाली संस्था थी। जैसे मान लो कि संसद ने कानून बना दिया और बाकी जो कोर्ट है उसको कोर्ट देखेगा कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, कोर्ट मतलब उस पर सजा देगा। तो ऐसे ही वहाँ पर जो पार्लिमा थी वो एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन था जो टैक्स को इम्प्लीमेंट करवाती थी। तो पार्लिमा ने मना कर दिया कि जो ये नए टैक्स लगाए हैं ये हम लागू नहीं करवाएंगे, नहीं लगाएंगे जनता पर। अब जब राजा को ये बात पता चली, यानी लुई 16 को इसके बारे में पता चला, तो लुई 16 ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब ये स्टेट जनरल क्या है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो बच्चों। स्टेट जनरल एक तरह से मान लो भारत की संसद मान लो। पुरानी संस्था थी, यानी बहुत प्राचीन टाइम से चलती थी। इसका काम शासन को परामर्श देना था, राजा को मतलब सलाह देनी है कि कानून कैसे बना रहे हो, निर्मित करना, कानून कैसा बनेगा, किस तरह के बनेगा। और इसमें पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण, इसमें 3 तरह के लोग होते थे। पादरी भी होते थे, कुलीन जो नोबल क्लासेस के लोग होते थे, और नॉर्मल जो बाकी और लोग थे वो भी बैठते थे। लेकिन ये जो तीनों लोग इसमें स्टेट जनरल में बैठते थे, इनको बैठने की जो कंडीशन थी या बैठने की जो अरेंजमेंट था वो अलग अलग था। यानी पहले सबसे आगे पादरी लोग बैठ गए, फिर कुलीन लोग बैठ गए, फिर सबसे साइड में
जो तीसरा जो वर्ग है यानी जो साधारण लोग हैं वो बैठ गए। अब एक तो ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पर बैठने के लिए डिस्क्रिमिनेशन था कि कोई भी कहीं भी नहीं बैठ सकता था, उसकी सीट फिक्स थी, वो वहीं बैठेगा। और एक चीज़ और थी कि ये जो तीनों स्टेट थे ये सब एक एक वोट देंगे, यानी एक वोट देगा आपका पादरी वर्ग, एक वोट देगा कुलीन वर्ग और एक वोट देगा सर्वसाधारण वर्ग। यानी इतने सारे लोग हैं लेकिन वोट एक ही। अब जैसे देखा जाए तो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा तो सर्वसाधारण लोग थे, पादरी कुछ ही लोग थे, कुलीन कुछ ही लोग थे, लेकिन इतने सारे लोग थे सर्वसाधारण, वो भी सब मिलके एक ही वोट देंगे। तो यहाँ पर इस स्टेट जनरल में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैठने की व्यवस्था और दूसरी प्रॉब्लम वोट देने, सबको मतलब एक स्टेट एक ही वोट देगा। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। अब फ्रांस की क्रांति के कारण, अब आप बच्चों आपने देखा कि फ्रांस का जो सिस्टम है, जो करंट सिस्टम है, वो आपको समझ में आ गया। वहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही थी, फिर वहाँ पर टैक्स नए नए टैक्सेस लगा रहे थे, फिर लोगों ने उसका विरोध किया वहाँ पर, फिर वो दोबारा स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, फिर वहाँ पर बैठने का अरेंजमेंट सही नहीं था, वोट देने का सिस्टम सही नहीं था। अब इसी के कारणों को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले इसका राजनीतिक कारण पढ़ेंगे, यानी पॉलिटिकल कॉजेस कि क्यों फ्रांस की क्रांति हुई। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वहाँ पर जो राजतंत्र था, राजतंत्र आपको पता ही है, लोकतंत्र नहीं था, यानी राजा का शासन था, राजतंत्र था, और वो निरंकुश थे, यानी जो अपनी मनमाही चलाते थे, वो जो वो चाहते थे वही करते थे। जैसे लुई 14 कहता है मैं ही राज्य हूँ, लुई 16 कहता है, एक कोटेशन है, दिस इज़ लॉ बिकॉज आई वॉन्ट, यानी ये कानून है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। यानी ये तो निरंकुश हुआ कि जो राजा कहेगा वही होगा, लोगों का कोई, लोगों जनता की आसपास की जो परामर्शदात्री संस्था थी उनकी कोई लेना देना। फिर एक तो ये हो गया निरंकुश राजतंत्र, दूसरा इनजस्टिस था, वहाँ पर अन्याय होता था। कैसे अन्याय होता था? एक प्रकार का कानून नहीं था, सबके लिए एक जैसा, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसको हम कहते हैं, ऐसी कंडीशन नहीं थी, सबके लिए एक प्रकार का कानून। लेटर द कैचेट, बिना जांच के किसी को भी गिरफ्तार, जैसे भारत के अंदर रोलक एक्ट आया था कि अंग्रेज़ों ने देख रहा कि ये कुछ क्रांति कर रहा है, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया, उस पर कोई कानून कोई नहीं चलेगा, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, सिंपल गिरफ्तारी। ऐसे वहाँ पर भी एक प्रकार का कानून था, लेटर द कैचेट, यानी लोगों को पकड़ के बंद कर देते थे, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता था, वो बंद ही रहते थे। वंशानुगत अधिकार दे रखे थे, जो राजा के जो प्रिय होते थे या राजा की सेवा करते थे, उनके बच्चों को ही काम मिलता रहता था, वही राजघराने में काम करते रहते थे, यानी वंशानुगत थे, कोई काबिलियत के आधार पर उनको किसी प्रकार के अधिकार नहीं दे रखे थे, वंशानुगत अधिकार देते। स्टेट जनरल की कमी थी, एक स्टेट जनरल जो संसद की तरह काम करती थी उसकी कभी बैठक ही नहीं बुलाई लुई 16 ने। 1789 में क्रांति हुई लेकिन पहली बैठक हुई थी 1614 में, 1614 से इसको देखा ही नहीं गया। यानी कहने का मतलब है जो वहाँ पे राजनीति जो थी वो एक तरह से भ्रष्ट कह लो आप कि भ्रष्ट थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सामाजिक कारण। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो सिस्टम वहाँ पे आपको समाज का देखने को मिलेगा, वहाँ पर 3 वर्ग थे। देखो आपको इस पिक्चर में दिखाया है, सबसे टॉप पे क्लर्जी यानी पादरी वर्ग, फिर कुलीन वर्ग, और फिर जो थर्ड स्टेट में सर्वसाधारण लोग। अब थर्ड स्टेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड था, बिग बिजनेसमैन भी थे, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसन यानी कारीगर, किसान, स्मॉल छोटे किसान, लेबर, सर्वेंट्स, ये सारे मिला के थर्ड स्टेट में आते थे। अब फ्रांस का जो समाज था वो आपको पता चल गया कि 3 स्टेट में बटा हुआ था, 3 वर्ग, स्टेट मतलब 3 वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग, द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग और तृतीय वर्ग में ये सब लोग। अब जो पहला और दूसरा स्टेट था वो 6% ऑफ पॉपुलेशन ही था, ओनली पूरे फ्रांस की 6% जनसंख्या पहला और दूसरा वर्ग था, यानी 94% तीसरा वर्ग था। ये सारा 94% है, ये 94% है, ये दोनों मिला के 6% है। तो कहने का मतलब है जो तीसरा वर्ग है वो तो 94% यानी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा तो वही है। और आपको पता था राजनीतिक कारण में हमने पढ़ा था जब वहाँ पर स्टेट जनरल की बैठक में ये सभी लोग ये 6% लोग दोनों के 2 वोट हो गए और 94% का 1 वोट हो गया। तो पहले और दूसरे स्टेट को टैक्स नहीं देना होता। एक और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन दिखता कि जो फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी और नोबिलिटी यानी कुलीन और पादरी ये जो लोग थे कोई टैक्स नहीं देते थे, नो टैक्स। और जबकि जो तीसरा वर्ग था इसको टैक्स देना होता था। एक समाज यानी देखे जाए तो समाज जो था वहाँ का विभेदात्मक था, डिस्क्रिमिनेटेड था। तो ये कारण था।
नेक्स्ट, अब देखो ये इसमें आपको तीसरा स्टेट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में पीजेंट्स, बॉगडीज, वर्कर्स, एवरीवन, जो बाकी बचे हुए सब थे वो तीसरे वर्ग में आते थे। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अब आर्थिक कारण कि फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके कुछ आर्थिक कारण कैसे हुए। अलग अलग प्रकार के टैक्स थे। एक प्रकार का टैक्स था टाइट 10% होता था जो चर्च वसूल करता था। फिर एक टैक्स था टाई, ये 5% होता था जो राजघराने के जो लोग थे वो वसूलते थे। फिर एक टैक्स था गैबल, ये नमक कर था। एक कॉर्वी टैक्स था जो बेगार, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसको तुर्कों ने हटाया था। यानी यूँ देख लो कि इतने सारे टैक्सेस, ये सारे टैक्सेस फ्रांस की जनता के ऊपर इन सबका बोझ था। और 12 अरब लिब्रे का कर्ज था पूरे फ्रांस पे, और जीविका का संकट था, यानी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था। ये इकोनॉमिकल कंडीशन थी फ्रांस की। कुछ बौद्धिक कारण यानी कुछ ऐसे विचारक हुए जिसने वहाँ के लोगों को तैयार किया, कि वहाँ के लोगों के मन में उनके विचार पढ़ने से ये ऐसी क्रांति का एक आभास हुआ कि हम उनकी जो नीतियाँ थी या उनके विचार थे उनको उन्होंने अंदर से तैयार किया। जैसे भारत में कह लो, भारत के अंदर भी बहुत सारे विचारक हुए। जैसे हम क्रांति के दौरान पढ़ते थे रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अलग अलग तरह के विचारकों को पढ़ के, राजा राम मोहन रॉय की किताब, स्वामी विवेकानंद, इन सब के विचार पढ़ के यहाँ भारत के लोगों को क्रांति का आश्वास हुआ कि हमें क्रांति करनी है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना है। इसी प्रकार फ्रांस की जनता को भी वहाँ के जो विचारक थे उनसे काफ़ी मिला। जॉन लॉक, रूसो, मोंटेक्यू, इनके जो विचार थे वहाँ के लोगों को उन्होंने बौद्धिक रूप से तैयार किया। उनको बताया कि समानता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। इस तरह के जो चीज़ें हैं जो राजतंत्र के खिलाफ वो लोग तैयार हुए। बौद्धिक कारण, फ्रांस की क्रांति में फ्रांस में के बौद्धिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस के अनेक दार्शनिक, विचारक और लेखक हुए। इन लोगों के तत्कालीन व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। इन्होंने अपने लेखन से, यानी अपने बुक्स से, अपनी जो भी वो राइटिंग करते थे उससे वहाँ के लोगों को इंस्पिरेशन दी, एक प्रेरणा दी कि वो लोग क्रांति के लिए तैयार हुए। अब इन विचारकों में मैंने आपको नाम बताया, मोंटेक्यू, वोल्टेयर, रूसो, ये सारे थे। नेक्स्ट, तत्कालिक कारण का मतलब इमीडिएट कोज इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी जिसकी वजह से क्रांति शुरू हो गई। तो सबसे पहला तो क्या था, असंतुलित अर्थव्यवस्था, यानी अनबैलेंस्ड इकोनॉमी थी वहाँ की। कर्जा था बहुत सारा फ्रांस के ऊपर। मुद्रास्फीति यानी कीमतें लगातार बढ़ रही थी। फिर लुई 16 के जो सलाहकार थे, तुर्गो, नेकर, कोलोन, ये इन्होंने सुधार तो किए लेकिन वो बिल्कुल फेल रहे। फिर जो वहाँ का पार्लियामेंट थी, जो मैं बता रहा था कि जो टैक्स को इम्प्लीमेंट करती थी, उसने टैक्स लगाने से मना कर दिया, यानी उसके प्रस्ताव को उसने इनकार कर दिया। इसलिए स्टेट जनरल की उन्होंने बैठक बुलाई। अब 5 मई 1789 को बैठक बुलाई गई और तीनों स्टेट में बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर बैठने के लिए अलग अलग जगह बनाई हुई थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोग अलग अलग बैठेंगे। और दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट थी कि वहाँ पर उनको वोट देने का अधिकार भी सामान्य नहीं था। एक वर्ग एक ही वोट देगा। और यहीं से इस क्रांति की शुरुआत हो गई। इसके बाद की जो चीज़ें हैं बच्चों, आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इस स्लाइड्स को हम यहीं रोकते हैं। और आई होप आपको जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। और इसका स्क्रीनशॉट की जो इमेज है वो आपको जल्द ही मिलेगी।